हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की थ्योरी की क्लास में ये हमारी 16वीं क्लास है और आज हम छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन देखने वाले हैं। खनिज खनिज का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं खोद के कोई चीज को निकालना। खोद के निकालने को हम बोलते हैं खनन प्रक्रिया। क्या? खनन प्रक्रिया। प्रक्रिया खनन की होती है। जो निकलता है उसे हम बोलते हैं अयस्क। मान लीजिए आप यहाँ पे लोहे का कुछ खनिज हमें दिख रहा है कि हाँ यार, लोहे का टाइप का कुछ चीजें दिख रही है। बिल्कुल, आप खोदो, वहां पे खोदोगे तो क्या होगा? तो वो अयस्क निकलेगा। क्या निकलेगा? वो अयस्क फॉर्म में रहेगा, मतलब उसमें अशुद्धियां रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप ही जो लोहा है आपके यहाँ पे जो भी सरिया है वो सरिया ऐसे निकालिए जमीन से, ऐसा नहीं निकलता। उसमें अशुद्धियां रहती है, उसे हम अयस्क बोलते हैं। वो अशुद्धियों को फिर हम बाहर करते हैं। जो शुद्ध चीज रहती है उसे हम बोलते हैं खनिज। तो खनिज और अयस्क में अंतर क्या रहता है? खनिज जो होती है वो शुद्ध फॉर्म में रहती है, अयस्क जो रहता है वो अशुद्ध रहता है। उसमें शुद्धियां भी रहती है, अशुद्धता, दोनों चीजें रहती हैं। ठीक है, तो अयस्क में जो अशुद्धियां रहती हैं उसको हम बाहर कर देते हैं। जो शुद्ध चीज है उसे हम, जो हमारे काम की चीजें हैं उसे हम अंदर कर देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने उपयोग में ला लेते हैं, उसे हम बोलते हैं खनिज। तो उम्मीद करता हूँ ये जो छोटी सी चीज है वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखिए, यहां पे देखिए हमने क्या बोला था अभी? किसी भी चीज को खोद के बाहर निकालना। ये हो गया, मान लीजिए पहाड़, पहाड़ से हम खोद के बाहर निकाल रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? खोद के बाहर निकाल रहे हैं। देखिए जेसीबी की खुदाई। ठीक है, चलिए आपने देख लिया। अब देखिए उसके बाद खुदाई हो गई। अब क्या होगा? तो अब हम इसे कहाँ ले जाएंगे? उद्योग में ले जाएंगे। कहाँ पे? उद्योग में, जहां पे काम होगा। अब देखिए, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि कांकेर के रावघाट माइन से यहाँ पे खुदाई हो गई। अब ये कहाँ जा रहा है? तो ये बीएसपी में जा रहा है, भिलाई स्टील प्लांट में। ऐसे जाएगा ट्रेन से। इसके अलावा जो यहाँ पे डंफर वगैरह रहते हैं वो सबसे आएगा, ट्रक से, है ना। ये देखिए यहाँ ऐसे आएगा। ये हो गया दूसरा ट्रांसपोर्ट वाला काम, मतलब खोद लिए, अब इसको ले जाएंगे उद्योग में, जहाँ पे क्या? शुद्धिकरण का प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस? शुद्धिकरण का। मतलब जो गंदी चीज़ें रहेंगी, जो वेस्ट चीज़ें रहेंगी उसे बाहर कर देंगे, जो काम की चीज़ें रहेंगी उसे हम लोग काम में लाएंगे। ठीक है, ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ देखिए, तीसरा अब क्या? अब डंप किया जा रहा है उद्योग में। अब इसका क्या होगा? साफ सफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन। छत्तीसगढ़ में खनिज, छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन आज का हमारा टॉपिक है। अभी हमने आपको बताया कि खनिज का मतलब होता है कोई भी चीज को खोद के बाहर निकालना। उसके बाद जब वो खोद के बाहर निकलते हैं तो उसे हम अयस्क बोलते हैं। अयस्क को जब हम अशुद्धि अयस्क से बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है? वो खनिज बन जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो बोलोगे कुछ अलेक्जेंड्राइट पाए जाते हैं, कुछ लोहा, कुछ कोयला, कुछ सोना, कुछ टिन, कुछ हीरा। तो अलग अलग टाइप के खनिज। तो कुल कितने प्रकार के खनिज? 28 प्रकार के। कुल कितने प्रकार के खनिज? 28 प्रकार के खनिजों का खनन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। कितने प्रकार के? 28 प्रकार के, है ना। आप इनके नाम याद रखोगे, गलत बात, बिल्कुल याद नहीं करना है। कौन कौन से प्रकार हैं, क्या क्या चीजें नहीं काम का है। आपको काम की चीजें क्या है कि हम किसके अयस्क से कौन सा खनिज निकलता है, कौन से अयस्क से कौन सा खनिज निकलता है। जैसे कि कैसेट्राइट। कैसेट्राइट से क्या बनता है? तो बोलोगे टिन बनता है। ठीक है, किम्बरलाइट जो अयस्क होती है, कौन सी? किम्बरलाइट अयस्क। किम्बरलाइट की अयस्क, जो किम्बरलाइट अयस्क होता है, जब उसकी अशुद्धियां हम बाहर निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है? वो हीरा बन जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें बस आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे आप बोलोगे एंथ्रासाइट। ये क्या होता है? एंथ्रासाइट एक अयस्क होता है, ये कोयले का एक प्रकार होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, ये सारे कोयले के प्रकार होते हैं। इसमें कार्बन के आधार पर हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो अयस्क से क्या बनता है? तो अयस्क से ही खनिज बनता है। जब अशुद्धियां निकाल दिए तो क्या हो गया? खनिज बन गया। ठीक है, चलिए ये तो आपको थोड़ा सा हमने बेसिक बताया। अभी जो 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं इसमें कुछ खनिज मुख्य हो जाते हैं, जिसे हम मुख्य खनिज बोलते हैं। और जो कुछ खनिज हैं जो कि थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है उसे हम बोलते हैं गौड़ खनिज। क्या बोल देते हैं? गौड़ खनिज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम? गौड़ खनिज बोल देते हैं। मुख्य खनिज का मतलब क्या होता है? तो मुख्य खनिज मतलब होता है जो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करें।
क्या, जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं उसे हम मुख्य खनिज बोल देते हैं। जो इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं उसे हम गौड़ खनिज बोल देते हैं। मुख्य खनिज में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप सोचने की कोशिश करिए कि मुख्य खनिज में कौन कौन से खनिज आएंगे, कोशिश करिए। आपको जरूर कुछ कुछ चीज़ें याद आई होंगी, जैसे कि आप बोलोगे हमारे छत्तीसगढ़ में लोहा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, बोलोगे हाँ लौह अयस्क हो गया, ये मुख्य खनिज में आ जाएंगी। कोयला, हाँ कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बिल्कुल कोयला हो जाता है। इसके अलावा बोलोगे हाँ टिन पाया जाता है, टिन भी हो जाता है। हाँ चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर हो जाता है। इसके अलावा बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे देखे हैं, तो जब हमने आपको सेल समूह पढ़ाया था तो सेल समूह में हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनके बारे में बताई थी। चूना पत्थर, फिर बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट भी आपको याद रखना है, बॉक्साइट भी मुख्य खनिज में आता है। इसके अलावा हीरा भी आता है ना, ग्रेफाइट आता है। ऐसे ही अलग अलग जो खनिज है वो सारे मुख्य खनिज में है, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। गौड़ खनिज में क्या, तो गौड़ खनिज में रेत हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनका ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था में रोल नहीं है, इसलिए इन्हें हम रेत या इन्हें क्या बोलते हैं, हम गौड़ खनिज बोल देते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मुख्य खनिज हो गए। दोनों चीज़ें क्लियर। चलिए, हमारी अर्थव्यवस्था में जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो पैसा आता है खनिजों में, मान लीजिए कि खनिजों के दोहन से हमने क्या निकाला, कोयला निकाला। कोयला हमने किसको, तो बिहार को बेच दिया, ठीक है भाई, 100 रुपये में तू कोयला ले ले। फिर हमने लोहा निकाला, लोहा हमने जापान को बेच दिया, चल भाई 100 रुपये में ले ले। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने टिन निकाला, टिन हम आंध्र प्रदेश को बेच दिए, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो गया, तो हमें कहीं ना कहीं पैसा मिल रहा है। अब ये पैसा मिल रहा है तो कौन सी जगह से कितना पैसा आ रहा है, तो बोलोगे जो मुख्य खनिज है, मुख्य खनिज में 97% तो इसका योगदान है पैसे में, 3% इसका योगदान है, ठीक है। 97% जो पैसा आता है, बोलोगे जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो 97% मुख्य खनिज, 3% गौड़ खनिज। दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलिए और लिखिए आगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट काम, हमारी भारतीय अवस्था में क्या, तो भारतीय, यहां पे आप लिखते जाइएगा भारतीय खनिज मूल्य में छत्तीसगढ़ के खनिज का योगदान, छत्तीसगढ़ के खनिज मूल्य का योगदान। यहाँ पे देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि आखिर ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि मान लीजिए हमारे पूरे इंडिया की बात हो रही है, हमारे भारत में 1000 रुपये खनिज बेच के, मतलब कोई भी चीज़ को हमने बेच के कमाया, ठीक है। कुछ लोहा बेचे, कुछ सोना बेचे, कुछ कोयला बेचे, ऐसे करके हम लोगों ने बेचा या फिर यूटिलाइज किया, तो हमें 1000 रुपये मिल गया, है ना। तो 1000 रुपये क्या हो जाएगा, भारतीय खनिज मूल्य हो जाएगा 1000 रुपये। अभी ये 1000 रुपये में छत्तीसगढ़ को कितना पैसा, मतलब छत्तीसगढ़ को कितना पैसा मिलना चाहिए, मतलब हम लोगों ने तो बेचा है ना। अब भारत मतलब भारत में छत्तीसगढ़ भी आता है, एमपी भी आता है, यूपी भी आता है, बिहार भी आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है, तेलंगाना भी आता है। तो कुछ छत्तीसगढ़ वालों भी बोला होगा ठीक है हमारा भी कोयला बेच दो, है ना, हमारा भी लोहा बेच दो, ऐसे करके, ठीक है। तो मान लीजिए कि 100% का हमने 100% हो गया, मान लीजिए 100 रुपये का हमने बेचा, है ना, कोई भी चीज़ 100% होती है। तो 100% में जो 15% है वो हमारे छत्तीसगढ़ से हम चीज़ों को बेचते हैं। कितना, 15% खनिज मूल्य में योगदान है। कितना, 15% योगदान है खनिज मूल्य में। मतलब 100 रुपये मान लीजिए भारत में हम कोई भी चीज़ को बेचते हैं, भारत से जापान को बेच दिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को, तो कहीं ना कहीं वो जो 15 रुपये है वो किसका योगदान रहता है, 15 रुपये योगदान है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो 100 में 15% योगदान है हमारे छत्तीसगढ़ का खनिज मूल्य में अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है। 15.07 है, लेकिन आप 15% या फिर परसेंट याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में, है ना, छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व का योगदान छत्तीसगढ़ में। अब देखिए, अगर भारत के बारे में बोला जाए तो बोलोगे 100 में से 15 रुपये छत्तीसगढ़ को मिलते हैं, ठीक है। हम खनिज बेचते हैं, 15 रुपये मिलता है हम। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात की जाए कि छत्तीसगढ़ में खनिज में कितना योगदान है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में, तो बोलोगे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में खनिज का जो योगदान है
वो कितना है, तो टोटल 27%। कितना है, 27% योगदान है। मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था हो गई। कुछ चीज़ें कैसे, तो कुछ चीज़ें हमने टैक्स से, है ना, आप कमा रहे हो, आप 100 रुपया टैक्स दे दिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ पे गेहूँ चावल से भी मान लीजिए मिले, हम कहीं जाके जापान को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें 100 रुपये यहाँ पे मिलेगा। ऐसे करके कुछ चीज़ें हम खनिज से निकाल रहे हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें, है ना, मान लीजिए हम कुछ सर्विस दे रहे हैं, चाहे एजुकेशन दे चाहे हेल्थ दे, अलग अलग जगह से हमें पैसा मिल रहा है। अभी जो पैसा मिला तो टोटल कितना मिल गया, तो बोलोगे 100 रुपये मिला, है ना। कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% मान लीजिए हो गया। हमें 100% अगर मान लीजिए 100 रुपये मिला या 100% मिला, उसमें से 27% किसका योगदान है, तो 27% योगदान है जो वो खनिज का है। किसका है, खनिज का। मतलब 100 रुपये में 27 रुपये हमें खनिज से मिलता है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है उसमें जो पैसा आता है 100 रुपये, मान लीजिए 100 आया, 27 खनिज से आता है। कितना, 27 खनिज से आता है। कुछ ऊर्जा से आता है, कुछ लोग टैक्स देते हैं, तो अलग अलग जगह से पैसा आता है। सरकारें पैसा नहीं निकाल देती कि हाँ ठीक है यहाँ पे कोई सरकार आई और बोली हाँ हम पैसा निकाल रहे हैं। सरकारें पैसा नहीं देती, पैसा यहीं से घूम के आता है। ठीक है, चीज़ें क्लियर। चलिए, 27% योगदान छत्तीसगढ़ में खनिज का, और अगर अखिल भारतीय स्तर पर बोला जाए तो यहाँ पे 15% योगदान है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में 27% योगदान तो हो गया, लेकिन अगर मूल्य की बात की जाए कितने रुपए का, ठीक है, तो 27% बोल दीजिए, या छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन का मूल्य कितना है, मतलब कितना रुपए लगभग उत्पादन का मूल्य है। अब देखिए जो चीज़ें हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं वो 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है, अभी जो मार्च अप्रैल में आया है, इसी सर्वे के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। मतलब अब आपको नया से कुछ ना तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, ना तो करंट अफेयर पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कराती जाएगी। 27% या फिर आप बोल सकते छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन मूल्य कितना हो जाएगा, 27% बोला जाए। 27% का अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो टोटल आता है कितना, 12,000 कितना 12,941 दशमलव कुछ करोड़ रुपए। कितना, तो 12,941 करोड़ रुपए 27% में आता है। हमारे देखिए खनिज से हमें कितना मिलता है, तो खनिज से हमें 12,941 करोड़ रुपए मिलता है। ठीक है, खनिज को बेच के हम कितना कमाते हैं, तो 12,941%। तो 27% योगदान है हमारा छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व का। ठीक है, खनिज राजस्व का कितना योगदान, 27% योगदान है आपको खनिज राजस्व का। चीजें क्लियर। चलिए अब देखिए सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सबसे कम, मतलब इसका सीक्वेंस पूछ लेता है। सबसे ज्यादा खनिज राजस्व में खनिजों का योगदान कैसे है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन से खनिज का योगदान है। मतलब कि हम पैसा जो हमें मिलता है सबसे ज़्यादा कौन से खनिज को बेच के मिलता है। हमने क्या बोला कि हमारी जो जीडीपी को पैसा मिलता है, हमारी अर्थव्यवस्था में जो पैसा आता है, तो कौन से खनिज को बेच के सबसे ज़्यादा हम पैसा कमाते हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन से खनिज हो सकता है, तो बोलो कि सबसे ज़्यादा तो लगभग कोयला होता है। चलो कोयला, बिल्कुल आप सही जा रहे हो। कोयला सबसे ज़्यादा खनिज राजस्व में किसका योगदान है, तो कोयले का योगदान है। किसका, कोयले का। उसके बाद लोहे का योगदान है, लौह अयस्क का योगदान है। किसका, लौह अयस्क का योगदान है। उसके बाद चूना पत्थर का योगदान है। किसका, चूना पत्थर का। इसके बाद डोलोमाइट का योगदान है। किसका, डोलोमाइट का। कोयला का कितना योगदान है, मान लीजिए 100 रुपए में 37 रुपए तो कोयले से मिल जाता है ना। परसेंट की बात की जाए 37% कोयले से। इसके बाद 28% के आसपास, 28 से 29% के आसपास किसमें, तो लोहे में। तो आप 29% लोहे में याद करेंगे। फिर चूना का प्रतिशत याद नहीं करेंगे, डोलोमाइट का प्रतिशत याद नहीं करेंगे, बस आपको सीक्वेंस याद करना है। खनिज आपकी एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, खनिज राजस्व में कौन से खनिज का सबसे ज्यादा योगदान है। किसका योगदान है, कोयले का। अगर मान लीजिए कोयला नहीं है वहां पे ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है लोहे का योगदान है। लोहा भी ऑप्शन में नहीं है तो किसको, चूना पत्थर का योगदान है। चीजें क्लियर। चलिए
देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ समझ में भी आई होंगी और क्लियर भी हुई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, खनिज हो गई, लेकिन खनिज को निकालने का काम कौन करेगा? कोई ना कोई खोदेगा। अब बोलोगे हाँ एक काम कर सकते हैं, हम अपने पड़ोसी को बुला के ले जाएं, अपने दोस्तों को, चल यार खनिज खोदते हैं, अब तो कोई काम है नहीं हमारे पास, खनिज खोदेंगे, फिर जो भी मिलेगा हम उसको क्या करेंगे, तो उससे हम पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद फिर हम क्या बनाएंगे, लोहा बनाएंगे, हीरा बनाएंगे, है ना। बोलोगे ऐसे नहीं होता, इसको कोई ना कोई एजेंसी करती है, कोई ना कोई काम करेगा, आपके बस का काम ये नहीं है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। एक जो संस्था है उसका नाम है NMDC। क्या है? NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये एक संस्था है। ये क्या काम करती है? तो ये लौह अयस्क खोदने का काम करती है, लौह अयस्क को खोदने का काम। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो जो खोदने का काम करती है, खुदाई का काम करती है। ठीक है, लौह अयस्क पाए जाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, लौह अयस्क पाए जाएंगे, लेकिन अब खुदाई का काम कौन करेगा? कोई ना कोई काम करेगा। ठीक है, तो लौह अयस्क को खोदने का काम, लौह अयस्क निकालने का काम या खुदाई का काम, खुदाई का कार्य कौन करता है? खुदाई या खनन का कार्य, खनन का कार्य कौन करता है? तो NMDC करते हैं। ठीक है, कौन करता है? NMDC करता है। NMDC का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन इसका उप हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए कि हाँ इसका विभागीय थोड़ा सा हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये दंतेवाड़ा में भी है। कहाँ पे? दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा में इसकी शाखा है, आप बोल सकते हो शाखा इसकी बोल सकते हो। ठीक है, तो जो NMDC है क्या काम करता है? लौह ऐसे खुदाई का काम करता है, हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसकी जो शाखा है वो, इसका हेडक्वार्टर की जो शाखा है वो दंतेवाड़ा में भी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, दूसरी चीज़ क्या है? तो SECL। क्या? SECL ये क्या करेगा? साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड। क्या बोला हमने? साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड। कोल मतलब कोयला, मतलब ये कोयला उत्खनन का कार्य करेगी। SECL क्या करेगा? कोयला उत्खनन का कार्य, कोयला उत्खनन का कार्य, कोयला उत्खनन का कार्य कौन करता है? SECL करता है। SECL की स्थापना कब होती है? तो SECL की स्थापना 1985 में होती है। कब? 1985 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो आपको स्थापना रखना है, याद रखना है, स्थापना SECL की कब होती है? 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? SECL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो SECL के जो हेडक्वार्टर है वो बिलासपुर में है। कहाँ पे? बिलासपुर में, आपको याद रखना है। SECL की स्थापना 1985 में, इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। ठीक है, काम क्या करता है? तो ये कोयला उत्खनन का कार्य करता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा क्या है? CMDC। क्या है? CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आप इसके नाम को लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल नाम। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये क्या है? तो ये कहीं ना कहीं राज्य का है। छत्तीसगढ़ नाम आ गया मतलब कहीं ना कहीं राज्य की एजेंसी है। ठीक है, राज्य की एजेंसी है ना, जो कि राज्य की एजेंसी जो कि किसी भी चीज़ को खोदने का काम करते हैं। ठीक है, लोहा NMDC खोद दिया, कोयला SECL खोद दिया, बाकी जो बच गए CMDC खोद दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना जून 2001 में। कब? जून 2001 में इसकी स्थापना होती है। आपको 2001 याद रखना है। CMDC की स्थापना 2001 में होती है। क्या क्या CMDC खोदता है? तो बोलोगे हीरा निकालता है। ठीक है, हीरा निकाल दिया। इसके अलावा बहुत सारे खनिज जो और बचते हैं वो सारे खनिज कौन निकालते हैं? तो CMDC ही निकालता है। चाहे वो टिन हो, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो कोरंडम हो, सारी चीज़ें कौन करता है? तो CMDC ही करता है। चलिए, जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है एक बार इसको रिवीजन करते हैं, फिर हम एक टॉपिक पे आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। चलिए यहाँ पे पेन का कलर चेंज करते हैं
देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे बताए जाएंगे आज की क्लास में। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमें क्लास को कंप्लीट करना है, खनिज को हमें कंप्लीट करना है। खनिज को कंप्लीट करना है तो हम यहाँ पे आपको 2 से 3 बार रिवीजन कराएंगे। लेकिन आपका फ़र्ज क्या बनता है, देखिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्या कर ली हैं, इकट्ठे कर दी हैं। अब आपका फ़र्ज ये है आप इसे बार बार जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार आप इसे रिविजन करें। छत्तीसगढ़ में खनिज, 28 प्रकार के खनिज। खनिज कैसे? तो अयस्क से खनिज बनाया जाता है। अयस्क में अशुद्धियाँ रहती हैं, खनिज में अशुद्धियाँ नहीं रहती, क्योंकि उसे हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को बाहर निकाल देते हैं, तभी खनिज बनता है। कुछ मुख्य खनिज होते हैं, कुछ गौड़ खनिज होते हैं। जो मुख्य खनिज होते हैं जैसे लौह अयस्क, कोयला, टिन, चूना पत्थर, बॉक्साइट, हीरा, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, ये सारे मुख्य खनिज हो गए। गौड़ खनिज में रेत, ग्रेनाइट, ये सारे गौड़ खनिज में आते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय खनिज मूल्य में छत्तीसगढ़ के खनिज मूल्य का खनिज का योगदान आप बोल सकते हैं, खनिज का योगदान आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए भारत में अगर खनिज को बेच के 100 रुपये कमाए तो उसमें छत्तीसगढ़ का कितना, तो छत्तीसगढ़ का 15 रुपये, है ना। तो भारतीय खनिज मूल्य में छत्तीसगढ़ का योगदान पूछा जाए, छत्तीसगढ़ का योगदान, ठीक है, छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है, तो 15% है। कितना है? 15%। 15% आपको याद रखना है भारतीय खनिज मूल्य में छत्तीसगढ़ का योगदान, है ना। फिर छत्तीसगढ़ में खनिज का योगदान, छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें खनिज जो आता है तो कितना प्रतिशत का योगदान देता है, तो बोलोगा जो खनिज है अलग अलग, कुछ वन से आ गया, कुछ मछली से, कुछ कृषि से, कुछ टैक्स से, ऐसे करके अलग अलग जगह से पैसा आता है। तो 100 रुपये आया तो 100 रुपये में 27 रुपये इसका हो गया, मतलब 27%। आपको ये याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट चीज़ 27%। चीज़ें क्लियर? आगे देखिए 27% अगर आप जो भी जितना भी हमारी छत्तीसगढ़ की जीडीपी है उसमें अगर बात की जाए तो 27% को अगर आप बोलोगे तो कितना रुपए होता है, या फिर आपसे अगर कोई पूछे 27% नहीं बोल लिया, बोल दिए कि हाँ कितना रुपए मिलता है खनिज को बेच के, तो क्या बोलोगे? बोलोगे 27% क्या? नहीं, 27 रुपये नहीं। छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन जो मूल्य होता है वो है 12,941 रुपये। कितना? 12,941 रुपये छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन का मूल्य होता है। फिर खनिज राजस्व में खनिजों का योगदान की बात करते हैं, मतलब जो भी पैसा मिला वो खनिज में किससे, कौन सा जो खनिज है किससे कितना पैसा मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर खनिज में पैसा आया, मतलब कोयला को हम ज़्यादा बेचते हैं, सबसे ज़्यादा पहली बात तो कोयला होता है, मतलब कहीं ना कहीं पैसा इसी से सबसे ज़्यादा आएगा। तो कोयला में 37%, मतलब मान लीजिए 100 रुपये का हमने खनिज बेचा है, सब चीज़ मिला के, मुख्य खनिज, गौड़ खनिज सब मिला के 100 रुपये का बेचा, तो 37% तो कोयला अकेले, मतलब 100 में 37 रुपये तो कोयला से मिल जाता है हमें। लौह अयस्क से 29%, चूना पत्थर और डोलोमाइट हमें याद नहीं रखनी है, बस आपको इसको सीक्वेंस याद रखना है। सबसे ज़्यादा किससे? तो कोयला से, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अब जो भी खनिज पाए जाते हैं इसके खनन की कार्य, मतलब इसे उत्खनन का कार्य कौन करता है? एनएमडीसी, लौह खुदाई करने का काम। हेडक्वार्टर इसका आंध्र प्रदेश में, विभागीय हेडक्वार्टर अगर बोला जाए तो इसका दंतेवाड़ा में है, ठीक है। फिर SECL क्या करेगा? तो कोलफील्ड लिमिटेड होता है, मतलब कहीं ना कहीं कोयला उत्खनन का कार्य करता है। 1985 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर है। फिर CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राज्य की है, ठीक है। ये जो CMDC है राज्य की, ये उत्खनन का कार्य करने वाली इकाई है, ये राज्य की उत्खनन कार्य की इकाई है ना, आपको याद रखना है, यही उत्खनन का कार्य करती है राज्य पे। इसमें 100% जो हिस्सा है वो राज्य का है, किसी और का नहीं है, ठीक है। जून 2001 में CMDC की स्थापना होती है। हीरा और टिन, यहाँ मतलब हीरा हो गया, टिन हो गया, ये सारी चीज़ों को कौन निकालता है? तो CMDC। NMDC लौह अयस्क, SECL कोयले का, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो स्लाइड है वो ये होने वाली है। यहाँ से आपको जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा प्यारा सा छत्तीसगढ़। क्या हो गया? तो बोलोगे ये प्यारा सा छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर का बेस है, पूरे चैप्टर की ये बेस है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। उत्तरी क्षेत्र में जब हमने सह समूह पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इधर वाले क्षेत्र में पूरा का पूरा कोयला पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोयला पाया जाता है।
तो बोलोगे ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखेगा यहाँ पे आपको मुख्यतः कोयला मिलेगा। उसके बाद जो ये क्षेत्र मिलेगा, ये वाले क्षेत्र में आपको दिखेगा कि यहाँ पे बॉक्साइट, क्या है यहाँ पे बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कोयला। देखिए अब आपको अगर मान लीजिए आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से क्षेत्र में, कोरिया की बात हो गई, एमसीबी की बात होगी, सरगुजा की बात हो गई, सूरजपुर की बात हो गई, तो आपको इतना तो याद होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कोयला मिलता है। ठीक है, कुछ चीजें समझने के लिए होती हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है आजकल एकदम डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछ रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि हाँ कैसी सोच, ये लड़का सोच के, लड़की सोच के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर इस क्षेत्र की बात की जाएगी तो यहाँ पे कोयला, ये वाले क्षेत्र की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे बॉक्साइट होगा। क्या, बॉक्साइट, ये वाले क्षेत्र की बॉक्साइट हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये जो कवर्धा का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है ना, इसके अलावा ये जो दल्ली राजहरा वाला क्षेत्र था और बालोद वाला, कांकेर का राव घाट, ये जो क्षेत्र यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे कहाँ पे, दंतेवाड़ा। ये जो 3 क्षेत्र आपको दिखे हैं, मान लीजिए मैं इसको बिंदु से डिनोट कर देता हूं, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे लौह अयस्क मुख्यतः पाए जाते हैं, लौह अयस्क। ठीक है, तो हमने मुख्य खनिज में क्या क्या देखा, कोयला हो गया, बॉक्साइट भी आपको दिख गया, लौह अयस्क भी दिख गया। इसके अलावा हमने बोला था चूना पत्थर, चूना पत्थर हमने बात किया था, ये जो बीच वाला क्षेत्र है यहाँ पे, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है इनमें मुख्यतः क्या मिलेगा, तो इसमें मुख्यतः चूना पत्थर मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें, चूना पत्थर यहाँ पे मिलेगा। क्या मिलेगा, चूना पत्थर यहाँ पे मिलेगा। तो जो बीच वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ पे रायपुर भी है, दुर्ग भी है, बलौदाबाजार भी है, थोड़ा बहुत यहाँ पे महासमुंद भी आएगा, जांजगीर चांपा आएगा। ये जो जगह है, ये जगह पे क्या, तो चूना पत्थर यहाँ पे मुख्यतः मिलता है। 5वां हो गया। फिर देखिए अब आपको हम ले चलते हैं, चलिए हीरा के पास ले चलते हैं। आपको मैं हीरा दिला दूं, बिल्कुल, ये है हीरा। हीरा यहाँ पे मिलेगा कहाँ पे, तो ये गरियाबंद जिले में। कहाँ पे, गरियाबंद जिले में, गरियाबंद जिले में आपको हीरा मिलेगा। क्या मिलेगा, हीरा मिलेगा। क्या गरियाबंद में, देखिए मुख्यतः गरियाबंद में। इसके अलावा जो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो बोलोगे यहाँ पे है महासमुंद, यहाँ भी थोड़ा बहुत हीरा मिलता है, लेकिन मेन अगर बोला जाए तो मेन है गरियाबंद। आपको गरियाबंद याद रखना है, बस हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सोना, सोना भी है, हाँ बिल्कुल सोना भी है। सोना कहाँ पे, सोना खान, बलौदाबाजार, बलौदाबाजार में सोना मिलता है। फिर यहाँ पे महासमुंद में सोना मिलता है। फिर देखिए इसके अलावा ईब नदी, मैनी नदी, सबरी नदी, देखिए इतनी जगह पे आपको क्या मिल गया, सोना मिल गया। सोना मतलब कहीं ना कहीं गोल्ड मिल गया, है ना, गोल्ड। गोल्ड कहाँ कहाँ से मिला, तो हमने बोला ईब नदी और मैनी नदी दोनों कहाँ पे, जसपुर में है। जसपुर में सोना मिलता है, रायगढ़ में सोना मिलता है, महासमुंद में सोना मिलता है, बलौदाबाजार में सोना मिलता है। ये जो साइड साइड के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे सोना मिलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाले क्षेत्र पे। ठीक है, तो आपको सोना कहाँ कहाँ पे मिलेगा, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, यहाँ फिर बलौदाबाजार, इसके अलावा सबरी नदी सुकमा में, इतने जगह पे सोना मिल जाता है। फिर टिन कहाँ मिलेगा, तो टिन के बारे में आपको याद रखना है। टिन जो ये दंतेवाड़ा दिख रहा है आपको, दंतेवाड़ा और सुकमा, दंतेवाड़ा और सुकमा में क्या मिलता है, तो टिन मिलता है। यहाँ पे नीचे आपको टिन मिलेगा, टीना, टीना जिसमें हम डफली बजाते हैं, टीना हो गया। ठीक है, फिर कोरंडम कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे है क्या, दंतेवाड़ा, यहाँ पे है बीजापुर, तो यहीं पे है मिलता है क्या, तो कोरंडम मिलता है। क्या मिलता है, कोरंडम, कोरंडम। ठीक है, फिर देखिए अब इसके बाद, इसके अलावा यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम कहाँ पे मिलता है, तो यूरेनियम 2 जगह पे, एक ये सूरजपुर का जो जगह है, कहाँ पे, सूरजपुर, और एक है मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या बोला, यूरेनियम। यूरेनियम भी एक खनिज होता है, बोलोगे हाँ। यूरेनियम कहाँ कहाँ पे, तो आपको हमने बताया सूरजपुर और मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये 2 जगह पे आपको क्या मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा। क्या मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी सारी चीज़ें हो गई, कोयला, यूरेनियम, बॉक्साइट, सोना, हीरा, टिन, कोरंडम, लौह अयस्क, ये चीज़ें इतनी सारी हो गई।
इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था चूना पत्थर भी। ये मेन चीज़ होगी जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डोलोमाइट भी देख सकते हैं। डोलोमाइट क्या, तो बिलासपुर में एवं जांजगीर चांपा में ये जो क्षेत्र है यहाँ पे डोलोमाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डोलोमाइट यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, लौह अयस्क के बारे में। किसके, लौह अयस्क के बारे में, लौह अयस्क के बारे में। ठीक है, लौह अयस्क के बारे में बात करने से पहले हम इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हमने आपको क्या बोला है, देखिए सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कोयला, ये जो सरगुजा हो गया, यहाँ पे कोरिया हो गया, एमसीबी हो गया, सूरजपुर हो गया, ये जो जगह है इस जगह पे कोयला पाया जाता है। हसदेव घाटी हो गई, है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ भी, तो ये जो जगह हो गया मांड घाटी, ये यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो मुख्यतः कोयला पाया जाता है। आपको याद रखना है, हसदेव घाटी, मांड घाटी, यहाँ पे कोयला पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि यूरेनियम की बात करते हैं। चलो यूरेनियम कहाँ पे, तो पहली बात सूरजपुर में, इसके अलावा मोहिला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी में यूरेनियम मिल गया। बॉक्साइट कहाँ पे, जो पाट प्रदेश है वहाँ पे बॉक्साइट मिल गया। सोना कहाँ पे, तो जसपुर से स्टार्ट करो और नीचे आप आते जाओ, जसपुर, रायगढ़ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे महासमुंद है, यहाँ पे बड़ौदा बाजार है। ये जो जगह है यहाँ पे सोना मिलता है। सोना खान, बड़ौदा बाजार, सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पे, तो बोलोगे बड़ौदा बाजार में है। फिर उसके बाद गरियाबंद में क्या मिल गया, हीरा मिल गया। इसके अलावा गरियाबंद में अलेक्जेंड्राइड भी मिलता है। क्या मिलता है, अलेक्जेंड्राइड, जेंड्राइड, है ना। अलेक्जेंड्राइड कहाँ पे मिलता है, तो गरियाबंद में ही मिलता है। गरियाबंद में हीरा भी मिल गया, गरियाबंद में अलेक्जेंड्राइड भी मिल गया। फिर टिन कहाँ पे मिलता है, तो टिन देखिए दंतेवाड़ा और सुकमा, ये दोनों जगह पे टिन मिलता है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछ रहा था कि अभ्रक कहाँ में मिलता है, तो अभ्रक बस्तर में मिलता है और सुकमा में, बस्तर और सुकमा में अभ्रक मिलता है। क्या मिलता है, अभ्रक कहाँ पे, तो बस्तर और सुकमा मिलता है। टिन दंतेवाड़ा और सुकमा मिलता है। कोरंडम कहाँ मिलता है, तो दंतेवाड़ा और बीजापुर में मिलता है। लौह अयस्क कहाँ पे मिलता है, तो बोलोगे कवर्धा में मिलता है। ये यहाँ पे क्या है, तो कांकेर का रावघाट माइंस है, दल्ली राजहरा है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है, ये दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी, कौन सी, दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी, यहाँ से लौह अयस्क मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ जो हमने यहाँ पे आपको बेसिक समझाया है, कौन चीज़ कहाँ पे मिलता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले हमने आपको जिले समझाए थे स्टार्टिंग में, इसीलिए जिले समझाए थे जिससे आपको लोकेशन तो पता हो जाए। और हमने वहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट किया था कि दोस्त आप कम से कम 50 बार ही मैप को बना डालना, आपको मतलब जिले कहाँ पे कौन से हैं ये तो पता होने चाहिए, है ना। अगर आपने वो किया होगा तो यहाँ पे आपको सारी चीजें एकदम क्लियर समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला के बारे में। हम उत्तर क्षेत्र से आते हैं, कहाँ पे, तो हम उत्तर क्षेत्र से आते हैं और कोयला के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में, हम कोयला के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। ये जो कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा मतलब कहीं ना कहीं इसमें जीवाश्म रहता है। ठीक है, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर ही कोयला होता है और कोयले को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कोयला सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा, तो एंथ्रासाइट, इसमें कोयले में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। एंथ्रासाइट कोयले का प्रकार होता है, एंथ्रासाइट हो गया। फिर बिटुमिनस कोयला, कौन सा, तो बिटुमिनस कोयला, ये साइंस आपका तैयार हो रहा है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और पीट, ये 4 कोयले के टाइप होते हैं। ये एकदम खराब टाइप होता है, ये सबसे अच्छा टाइप होता है। लेकिन अगर हमारे छत्तीसगढ़ में पूछा जाए कौन सा टाइप पाया जाता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कौन से प्रकार का, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, ये कौन से सेल समूह से बनता है, जो कोयला होता है वो कौन से सेल समूह से बनता है, तो हमने आपको बताया था गोंडवाना सेल समूह से। किससे, तो गोंडवाना सेल समूह से कोयला बनता है। गोंडवाना सेल समूह से कोयले का निर्माण होता है। समूह से निर्माण। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने अभी बताया आपको कि बिटुमिनस प्रकार का कोयला छत्तीसगढ़ में हमारे पाया जाता है। ठीक है, फिर खनिज राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान इसी का है। बोलोगे हाँ, खनिज राजस्व में किसमें, तो खनिज राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान किसका, खनिज राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान सब छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो है कोयले का। कितना है, तो 37%। अगर खनिज राजस्व मान लीजिए 100 रुपये है तो सबसे ज्यादा किसमें, तो किससे, कोयले से आता है, 37% आता है। ठीक है,
चलिए फिर अब भारत में अगर रैंक पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकलता है ना, तो भारत में कोयला उत्पादन कहाँ पे, भारत में कोयला उत्पादन, कोयला उत्पादन, उत्पादन में रैंक, उत्पादन में रैंक, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक जो है, फर्स्ट अगर बोला जाए तो फर्स्ट है उड़ीसा, सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से, तो उड़ीसा से निकलता है। उसके बाद सेकंड रैंक बोला जाए, सेकंड रैंक, तो सेकंड रैंक है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो कोयला उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ पे कोयला उत्पादित होता है, तो उड़ीसा में होता है। अगर सेकंड बोला जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे कोयला उत्पादन कहाँ से होता है, तो छत्तीसगढ़ से होता है, आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकाल दिए, तो उड़ीसा से, हमारे पड़ोसी से निकाल दिए। फिर अगर सेकंड में पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ से निकाल दिए। चीज़ें क्लियर। यहीं पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन से जिले में कोयले का उत्पादन होता है, तो छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन, छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन, छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन कौन कौन से जिले से होता है सबसे ज़्यादा। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो कोरबा, कहाँ से, कोरबा जिले से सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद रायगढ़, कहाँ, तो रायगढ़, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कोरबा जिले से होता है। उसके बाद रायगढ़ जिले से होता है, आपको याद रखना है। कहाँ सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से खोद के, कोरबा। हसदेव घाटी आपको याद आया, हसदेव घाटी से क्या निकाल रहे हैं, कोयला खोद के निकाल रहे हैं। तो हसदेव घाटी कोरबा है ना, कोरबा में है। कोरबा सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन जिला कौन सा, कोरबा। उसके बाद रायगढ़। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए देखिए हमने किसके किसके बारे में बात किया, तो हमने पहले कोयले के टाइप देखे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। बिटुमिनस छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में कोयले का प्रकार है, बिटुमिनस प्रकार का है। गोंडवाना सेल समूह से कोयला बनता है। फिर खनिज राजस्व में सबसे ज़्यादा योगदान 37% कोयले का है। तो भारत में कोयला उत्पादन में रैंक बोला जाए तो उड़ीसा का पहला और छत्तीसगढ़ का दूसरा है। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन कहाँ, तो बोलोगे सबसे ज़्यादा कोयला तो है, फर्स्ट बोला जाए तो कोरबा है और सेकंड बोला जाए तो रायगढ़ है। इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए आगे कोयला उत्खनन, कोयला उत्खनन, ये कोयले के बारे में ही अभी हम बात करेंगे। कोयला उत्खनन का कार्य कौन करिया, तो कोयला उत्खनन का जो कार्य करता है उसका नाम है SECL। कौन, SECL कोयला उत्खनन का कार्य करती है, ठीक है। SECL के बारे में हमने पहले ही देख लिया कि इसका जो स्थापना होती है 1985 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है, ठीक है। तो स्थापना 1985 और इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो बिलासपुर में है। कहाँ पे, बिलासपुर में है। इसका क्षेत्रीय हेडक्वार्टर भी है सूरजपुर विश्रामपुर में, है ना। सूरजपुर में विश्रामपुर जो जगह है वहाँ पे क्षेत्रीय हेडक्वार्टर भी है, लेकिन आपको याद रखना है हेडक्वार्टर इसका मुख्यतः बिलासपुर में है। 1985 में SECL मतलब वहाँ पे कोयला खोदेंगे तो उसके लिए स्थापना हो जाती है इसकी, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक मूल्य यही देते हैं, हमने बताया सर्वाधिक मूल्य यही है ना। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मूल्य किससे मिलता है, तो सर्वाधिक मूल्य या फिर सर्वाधिक राजस्व, है ना। सर्वाधिक राजस्व बोला जाए, सर्वाधिक राजस्व कौन देता है, तो सर्वाधिक राजस्व जो छत्तीसगढ़ को प्राप्त होता है वो कोयले से प्राप्त होता है। सर्वाधिक राजस्व कोयले से प्राप्त होता है, किससे, कोयले से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसकी रॉयल्टी दर होती है, रॉयल्टी दर, वो रॉयल्टी दर में सेकंड नंबर पे, रॉयल्टी दर इसकी सेकंड, रॉयल्टी दर सेकंड नंबर, कौन से, तो सेकंड नंबर पे इसकी रॉयल्टी दर सेकंड नंबर पे है, ठीक है। फर्स्ट किसकी है, तो रॉयल्टी दर में अगर कभी बात की जाएगी तो लौह अयस्क का फर्स्ट नंबर पे आता है। किसका, लौह अयस्क की जो रॉयल्टी दर है वो फर्स्ट नंबर पे है और जो कोयले का है वो सेकंड नंबर पे है। चलिए बहुत सारी बातें हो गई। अब ये कोयला निकलता कहाँ कहाँ से है, कोयला कहाँ कहाँ से, अभी हमने आपको बताया कि कोरबा से निकलता है। कोरबा में कहाँ कहाँ से, तो आपको देखिए याद रखना है कहाँ पे, तो देखिए कुछ कुछ जगह है जैसे कि कुसमुंडा, क्या है, कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, है ना, दीपक, है ना। यहाँ पे कुसमुंडा हो गया, गेवरा हो गया, दीपक हो गया, ये जो जगह है ये कौन से है, तो बोलोगे कोरबा में है ना। इसके अलावा देखिए कोरबा में एक चीज और है, भारत की, कहाँ की, भारत की भूमिकृत, कौन सी, भूमिगत, यहाँ पे बोल सकते हैं भूमिगत
यांत्रिक खदान, भूमिगत यांत्रिक खदान जो कि सबसे बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी, अगर बोला जाए सबसे बड़ी भूमिगत यांत्रिक खदान, मतलब कि भूमि के अंदर में खोद के कोयला निकाल रहे हैं। तो मतलब यांत्रिक मतलब कहीं ना कहीं मैकेनिक, मतलब मशीन निकाल रहे हैं, हम नहीं निकाल रहे हैं, हम नहीं खोद रहे हैं। तो भारत की सबसे बड़ी भूमिगत यांत्रिक खदान कहाँ पे है? तो ये है कोरबा में। कौन सा? तो मुकुंद घाट। कौन सी? मुकुंद घाट कोरबा, यहीं पे है यांत्रिक खदान जहाँ से कोयला हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, याद हो गया ये। तो भारत की सबसे बड़ी भूमिगत यांत्रिक खदान कहाँ पे? तो मुकुंद घाट कोरबा में ये स्थित है। इसके अलावा कौन सा? तो देखिए हमने अभी आपको बताया था कि हसदेव घाटी काहे के लिए फेमस है? कोयला के लिए। तो हसदेव घाटी में कोयला पाया जाता है। फिर मांड घाटी, कहाँ पे? मांड, सरगुजा में। तो मांड घाटी में भी क्या पाया जाता है? तो क्या? कोयला पाया जाता है। इसके अलावा कुछ जिलों के आप नाम याद रखिएगा। अब जिलों के नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए। सूरजपुर का नाम आएगा, क्या आएगा? कोयला आएगा। कोरिया का कोयला, एमसीबी का कोयला, सरगुजा का कोयला, कोरबा का कोयला, रायगढ़ में कोयला, है ना। ये जो जगह हमने आपको बताया, जो सरगुजा संभाग के जो जिले बताए हमने, वो सारे जिलों में क्या होता है? तो क्या होता है? कोयला निकलता है। ठीक है, तो कोयला कौन कौन से है? तो बोलोगे एमसीबी, कोरिया। देखिए ये सारी चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। हमने बताया सूरजपुर हो गया, फिर इसके अलावा हमने देखा क्या? सरगुजा हो गया, फिर कोरबा हो गया, इसके अलावा रायगढ़ हो गया। ये सारी जो जगह हो गए। अगर पूछा जाए, इसमें भी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन से जिले में कोयला उत्पादन होता है? सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला, बताइए सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला कौन सा है? तो बोलोगे सर्वाधिक जो कोयला उत्पादक जिला है वो है कोरबा। कौन सा है? कोरबा है। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद रायगढ़ है। क्या है? सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला कोरबा है, फिर रायगढ़ है ना। ये हमने पहले ही देख लिया। इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी है कोयले के बारे में। एक बार कोयला फिर से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बात किया था कोयले के बारे में। किसके बारे में? कोयले के बारे में। कोयले 4 टाइप के पाए जाते हैं। कितने? 4 टाइप के होते हैं कोयले। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, 4 टाइप होते हैं कोयले के। अगर आपसे लोहे का कोई पूछ ले तो मैग्नेटाइट, इसके बाद हेमेटाइट, फिर सिडेराइट और लिमोनाइट, ये 4 होते हैं लोहे के। कोयले के एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 टाइप होते हैं। क्वेश्चन साइंस में भी बन सकता है, यहाँ पे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। बिटुमिनस प्रकार का कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। गोंडवाना सेल समूह से कोयला निर्माण होता है। खनिज राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान अगर हमारे छत्तीसगढ़ में पूछा जाए कि 100 रुपये आया, 100 रुपये में सबसे ज्यादा कौन दिया? तो कोयले ने दिया, उसके बाद लोहे ने दिया, फिर चूना पत्थर ने दिया, ऐसा होता है। सबसे ज्यादा में कितना? तो बोलोगे 37% कोयले ने दिया। भारत में कोयला उत्पादन में रैंक, तो उड़ीसा का फर्स्ट और छत्तीसगढ़ का सेकेंड रैंक। कौन से जिले में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है? तो बोलोगे कोरबा में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद रायगढ़ में कोयला उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना, ये कोयला होता है, कोयले को हम काला हीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला हीरा बोलते हैं। काला हीरा की से संज्ञा दी जाती है। किसकी? काला हीरा की संज्ञा दी जाती है कोयले को। जैसे आपका नाम जब आप बचपन में थे तो क्या छोटू, कालू, भूरेलाल, ऐसे ऐसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। सेम ऐसे जो कोयला है, कोयले को काला हीरा बोला जाता था। कोयला को उत्खनन कौन करता है? तो SCCL करता है। इसकी स्थापना होती है 1985 में। BSP या BSP मतलब होता है बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर है। फिर सर्वाधिक मूल्य अगर बोला जाए तो किसका है? तो बोलोगे खनिज राजस्व में सबसे ज्यादा मूल्य है वो कोयले का है। किसका है? कोयले का। कितना है? तो हमने बोला 37% हमारे छत्तीसगढ़ में। अगर 100 रुपये आया तो 37 रुपये कोयले ने दिया। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाए कि हमारे भारत के खनिज राजस्व में कोयले में छत्तीसगढ़ के कोयले का उत्पादन मूल्य मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि मान लीजिए कि कोयले से भारत में
कितना 100 रुपये का हम कोयला बेचे। कितने रुपये का? केवल अब कोयले की बात हो रही है। 100 रुपये का हम कोयला बेचे, 100 रुपये का। तो हमारे छत्तीसगढ़ से कितने रुपए का कोयला का बेच रहे हैं? तो बोलोगे 19, कितने? 19% है ना। तो जो छत्तीसगढ़ से कोयला, मतलब 100 रुपये में 19 रुपये का कोयला हमारे छत्तीसगढ़ से मिलता है। ठीक है, 100 रुपये का हम कोयला उत्पादन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी करें, 100 रुपये का कोयला है तो 19%, कितना? 19%। 100% में 19% जो कोयला होता है तो हमारे छत्तीसगढ़ से कितना? हमारे छत्तीसगढ़ से 19%, कितना? 19 दशमलव कुछ कुछ प्रतिशत है। आप 19% याद करके रखेंगे। फिर सर्वाधिक मूल्य कोयले का, ठीक है। रॉयल्टी दर सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है लौह अयस्क। बहुत बार लौह अयस्क से क्वेश्चन बन चुका है। फिर कोरबा, कोरबा में देखेंगे कौन कौन सा जगह है, तो कुसमुंडा है, गेवरा है, दीपक है। ये जो जगह है वहाँ से कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कोरबा में ही है भारत की सबसे बड़ी भूमिगत यांत्रिक खदान, मतलब अंदर में सबसे बड़ी खदान है पूरे भारत की। नाम क्या है? मुकुंद घाट। ये है कहाँ पे? कोरबा में है। इसके अलावा हसदेव घाटी, ये भी कोरबा के लिए, वो कोयले के लिए फेमस है। मांड घाटी, ये भी कोयले के लिए फेमस है। जिलों की बात की जाए तो एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ और बलरामपुर का तातापानी क्षेत्र, ये जो जगह है, ये सारे जो जगह किसमें आते हैं? तो यहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। चलिए, लौह अयस्क, किसके बारे में? लौह अयस्क हो गया। अब है लौह अयस्क। देखिए लौह अयस्क, हम अगर लौह अयस्क की बात करें कि लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क में हमने अभी आपको बताया था कि लौह अयस्क में भी 4 लौह मतलब 4 प्रकार होते हैं। इसे भी कार्बन के आधार पर ही बांटा जाता है। लौह अयस्क के 4 प्रकार, ठीक है। कौन कौन से? तो इसमें आपको हमने बताया था सबसे पहले मैग्नेटाइट। क्या? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। फिर हमने बताया आपको हेमेटाइट। क्या? हेमेटाइट। फिर हमने आपको बताया कि सिडेराइट। कौन सा? सिडेराइट। और सिडेराइट के बाद में है लिमोनाइट। क्या है? लिमोनाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट। ठीक है, फिर देखिए मैग्नेटाइट, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब ये बहुत मजबूत होता है। फिर हेमेटाइट उससे थोड़ा सा कम मजबूत होता है, ठीक होता है, अच्छा होता है ये। फिर सिडेराइट वो थोड़ा सा और खराब। फिर लिमोनाइट, सबसे खराब लिमोनाइट होता है। तो लौह अयस्क बोला जाए, लौह तो 4 प्रकार के, कितने? 4 प्रकार के होते हैं लौह अयस्क। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। हमारे छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क, तो हमारे छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, आपको याद रखना है। लौह अयस्क को खोदने का काम कौन करेगा? तो उत्खनन का कार्य, जो उत्खनन कार्य होता है कौन करता है? एनएमडीसी करता है। कौन? एनएमडीसी उत्खनन का कार्य करता है। कौन करता है? एनएमडीसी उत्खनन का कार्य करती है लौह अयस्क की। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो लौह अयस्क है ये हमारे भारत में कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो हमारे भारत, मान लीजिए 100 रुपये लौह अयस्क से आया, तो हमारे भारत का 15% जो है योगदान करता है वो हमारे छत्तीसगढ़ करता है। तो भारत के उत्पादन में, किसके? भारत के उत्पादन में, भारत के लौह अयस्क आप बोल सकते हैं ना, भारत के नहीं, भारत के लौह अयस्क उत्पादन में 15% का योगदान, कितना? 15% का योगदान देता है ये। कितने? 15% का योगदान देता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको इतने सारे डेटा मिलेंगे और आप भूल जाओगे यार कौन सा मैं पढ़ूं कौन सा ना पढ़ूं। यहाँ पे मैं जितने बहुत कम से कम डेटा आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत के लौह अयस्क उत्पादन में 15% का योगदान। हमारे केवल छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में योगदान बता दीजिए। तो हमने बोला छत्तीसगढ़ में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, 28 प्रकार खनिज पाए जाते हैं हम। उसमें मान लीजिए कि 100 रुपये मिला, तो उसमें सबसे ज़्यादा किस में? तो हमने बोला 37 रुपये, तो कोयला अकेले रख लिया। उसके बाद जो 29% है, 29% क्या है? लौह अयस्क है। तो छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में 29% किसका योगदान है? तो बोलोगे लौह अयस्क का योगदान है। चीज़ें क्लियर? फिर देखिए ये जो लौह अयस्क है, अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग लौह अयस्क है ना। ये लौह अयस्क पाया कहाँ कहाँ पे जाता है? लौह अयस्क पाया कहाँ कहाँ पे जाता है ये भी देख लेते हैं पहले। तो हम लौह अयस्क जो पाते हैं वो मुख्यतः कहाँ कहाँ पे? सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है कवर्धा। कवर्धा का एकलामा, कौन सा? एकलामा और चिल्फी घाटी। ये जगह का नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। एकलामा और चिल्फी घाटी जो है वो काहे के लिए फेमस है? तो
कोयले के लोहे के लिए फेमस है। इसके अलावा दल्ली राजहरा, किसका? दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा में क्या होता है? तो दल्ली राजहरा में भी लौह अयस्क निकलता है। दल्ली राजहरा, कहाँ? दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा में ही लौह अयस्क निकलता था वहाँ पहले, ठीक है। अब पहले देखिए, जो दल्ली राजहरा से लौह अयस्क निकलता था, तो पूर्व में ये लौह अयस्क कहाँ जाता था? तो बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट में जाता था। भिलाई स्टील प्लांट अयस्क को अलग कर देती थी, जो हमारे काम कराता था उसको अलग कर देती थी। फिर वहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ बनती थी, अलग अलग चीज़ें बनती थी, सरिया हो गई, ट्रेन की पटरी हो गई। तो कहाँ से? दल्ली राजहरा से लौह अयस्क निकालते थे। दल्ली राजहरा बालोद में है, वहाँ से लौह अयस्क निकाले और कहाँ पे पहुँचा दिए? तो भिलाई स्टील प्लांट में पहुँचा दिए पहले, है ना। ये पूर्व की बात है। लेकिन अब क्या होता है? अब भिलाई स्टील प्लांट को कहाँ से मिलता है? तो अब मिलता है रावघाट माइंस। कहाँ से? रावघाट माइंस। रावघाट माइंस कहाँ पे है? कांकेर में है, ठीक है। अब देखिए कांकेर, कांकेर में क्या? तो कांकेर में रावघाट माइंस क्या है? रावघाट माइंस खदान। रावघाट माइंस से क्या होता है? तो लौह अयस्क निकलता है। अभी कहाँ जाता है? तो भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति करता है। किसको? तो भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति करता है। फिर उसके बाद और देखिए, भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति कौन किया? तो कांकेर का रावघाट माइंस। पहले दल्ली राजहरा आपूर्ति करता था। कवर्धा से इकलामा और चिल्फी घाटी, जहाँ से लौह अयस्क मिलता है। अब देखिए दंतेवाड़ा, क्या है? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में क्या है? तो हमने आपको बताया कि दंतेवाड़ा में क्या, पहले ही आपको बताया, दंतेवाड़ा से जो लौह अयस्क निकलता है तो हम विशाखापट्टनम भेजते हैं। विशाखापट्टनम क्या करता है? बोलता है ठीक है भाई, तो चल तू जापान जा। तो दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? बैलाडीला पहाड़ी। बैलाडीला पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी। तो बैलाडीला पहाड़ी से लौह अयस्क निकलता है यहाँ से। फिर वो क्या करता है? तो विशाखापट्टनम जाता है। कहाँ? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम से देखिए अच्छे क्वालिटी का, सबसे अच्छे क्वालिटी का, सर्वोच्च क्वालिटी का यहाँ पे लौह अयस्क निकलता है। विशाखापट्टनम से कहाँ पे? तो ये जापान चला जाता है। कहाँ पे? जापान चला जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान चला जाता है। दंतेवाड़ा से यहाँ निकलता है। देखिए, अब देखिए जो दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा में ही क्या हुआ था? तो एनएमडीसी, जो कि क्या करता है, देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला? उत्खनन कार्य कौन करता है? एनएमडीसी करता है। यही दंतेवाड़ा में ही, अगली स्लाइड में इसे समझते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो उत्खनन कार्य एनएमडीसी करते हैं, एनएमडीसी की इकाइयाँ स्थापित की गई। इकाइयाँ स्थापित क्यों की जाएंगी? अरे भाई, हमें दंतेवाड़ा से खुदाई करनी है। अब बोलेंगे कि ठीक है यार, वो एक कौन जो इकाई रहेगी वो दिल्ली में रहेगी, रोज क्या वो जेसीबी लेके आएगा फिर वहाँ पे खुदाई करेगा? बोलेगा जेसीबी लाने में उसको 4 दिन 6 दिन लग जाएगा, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एनएमडीसी की वहाँ पे इकाई स्थापित की गई, ठीक है। तो कहाँ पे की गई? तो सबसे पहले 1968 में किरंदुल में, कहाँ पे? दंतेवाड़ा के किरंदुल में इकाई स्थापित की गई कि हम यहाँ से लौह अयस्क निकालेंगे। फिर जो दूसरी इकाई स्थापित की गई वो है 1980 में। कब? 1980 में। कहाँ पे? बचेली में। कहाँ पे? बचेली में लौह अयस्क के लिए, उत्खनन के लिए इकाई स्थापित की गई एनएमडीसी की। फिर जो तीसरी इकाई स्थापित की गई 1988 में। कहाँ पे? तो कटे कल्याण में। कहाँ पे? कटे कल्याण में। कटे कल्याण में इकाई स्थापित की गई। 1968 में किरंदुल में, 1980 में बचेली में, 1988 में कटे कल्याण में किसकी स्थापना की गई? तो एनएमडीसी के लिए, कि वहाँ पे उत्खनन का कार्य कर पाए, इसके लिए इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ से मिलता है? सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कौन से जिले से? कौन से जिले से अगर आप मान लीजिए पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क जो है वो मुख्यतः कौन से जिले से? तो बोलोगे दंतेवाड़ा जिला। कौन सा? दंतेवाड़ा जिले से सबसे ज़्यादा लौह अयस्क निकलता है। उसके बाद कौन सा? तो उसके बाद कांकेर जिला, कांकेर का रावघाट, है ना। तो कांकेर जिला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ से निकलता है? हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ से निकलता है? तो दंतेवाड़ा से, उसके बाद कांकेर से। अगर यही बोला जाए कि हमारे भारत में छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क उत्पादन
का रैंक, उत्पादन का रैंक अगर आपसे पूछ ले कि हमारे छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क में कौन सा रैंक है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन लौह अयस्क निकालता है, मतलब लौह निकालता है नीचे से, या फिर आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा कौन, फिर सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो भारत में अगर पूछा जाए तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा लौह अयस्क निकालता है। उसके बाद है हमारा छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर, लोहे में भी सेकंड नंबर, कोयले में भी सेकंड नंबर, और उड़ीसा लोहे में भी सेकंड नंबर, उत्पादन में लोहे के उत्पादन में भी फर्स्ट नंबर रहता है सॉरी उड़ीसा का, और कोयले के उत्पादन में भी उड़ीसा का फर्स्ट नंबर ही रहता है। सारी चीज़ें क्लियर, एक बार फिर से हम इसे रिवीजन करते हैं। हमने पहले बात की लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रकार का लौह अयस्क निकलता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क निकलता है, पाया जाता है। उत्खनन कौन करता है लौह अयस्क, तो एनएमडीसी उत्खनन करता है, ठीक है। फिर भारत के लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत योगदान है, तो हमारे भारत के लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का 15%। अगर भारत के कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का रैंक पूछा जाए तो 19%, कोयले में 19%, लौह अयस्क में 15%। छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में छत्तीसगढ़ की बस बात हो रही है, उसके खनिज राजस्व में कितना प्रतिशत लौह अयस्क का योगदान है, तो 29% लौह अयस्क का योगदान है। आप ऐसे कॉपी में लिख लेना, छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में 29% लौह अयस्क का योगदान है। फिर देखिए उसके बाद लौह अयस्क की इकाई, मतलब उत्खनन कार्य के लिए जो इकाई है एनएमडीसी उत्खनन कार्य करता है। सबसे पहली इकाई 1968 में खोला किरंदुल, फिर 1980 में बचेली, 1988 में कटे कल्याण। ये 3 इकाइयाँ स्थापित की गई लौह अयस्क के उत्खनन के लिए। फिर लौह अयस्क में हमने देखा कौन कौन से जिले में, तो कवर्धा का एकलामा और चिल्फी घाटी, दल्ली राजहरा पहले लौह अयस्क की आपूर्ति करता था, भिलाई स्टील प्लांट को अब नहीं करता है ना, राव घाट अब करता है। तो दल्ली राजहरा ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। फिर कांकेर का राव घाट माइंस अभी बीएसपी को या भिलाई स्टील प्लांट को आपूर्ति करता है लौह अयस्क की। दंतेवाड़ा से बैराडीला की पहाड़ी में लौह अयस्क निकलता है, लेकिन निकलता है कोई काम का नहीं, क्योंकि विशाखापट्टनम द्वारा इसे जापान को भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद हमने बात की सबसे ज़्यादा लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में होता है, तो दंतेवाड़ा जिले में। उसके बाद कांकेर के रावघाट माइंस में। फिर भारत में छत्तीसगढ़ के लौह उत्पादन में कौन सा रैंक है। भारत में अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा रैंक है, तो बोलोगे सेकंड रैंक है। कौन सा सेकंड रैंक, पहला रैंक किसका है, तो उड़ीसा का पहला रैंक है। चलिए जितनी चीजें हमने अभी पढ़ी है उस सारी चीज को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सारे खनिज हम आज की क्लास में कवर नहीं करेंगे, इसका रीजन ये है कि अगर हम सारे खनिज को कवर करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग को भी देखने में परेशानी हो जाएगी कि सर इतनी लंबी सी क्लास कैसे हम याद करें चीजों को। इसलिए हम इसे दूसरे पार्ट में, जो छोटे छोटे खनिज बचे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से खनिज है, उसे हम दूसरे पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। ये जो आज का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में खनिज हमने बात किया, छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अयस्क से खनिज बनता है, अयस्क में अशुद्धियां रहती है और उसी से खनिज बनता है। फिर देखिए जो खनिज है वो 97% है वो मुख्य खनिज पाए जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और जो 3% जो हिस्सा है वो गौण खनिज का होता है। फिर मुख्य खनिज में हमने देखा लौह अयस्क, कोयला, टीन, चूना पत्थर, बॉक्साइट, हीरा और ग्रेफाइट। गौण खनिज में रेत और ग्रेनाइट। उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में, भारतीय खनिज मूल्य में छत्तीसगढ़ के खनिज का योगदान, है ना। तो भारतीय खनिज मूल्य में, भारतीय खनिज मतलब पूरा खनिज है, उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान क्या है, तो 15% है ना। तो भारतीय खनिज मतलब पूरा का जो मान लीजिए पूरा क्या वहाँ से कहीं से आंध्रा से क्या कोयला निकाल दिए, है ना, हमारे यहाँ से भी कोयला लोहा निकाल दिए, फिर हर जगह से पूरा का पूरा खनिज इकट्ठा कर लिए, उसको बेचे तो मान लीजिए 100 रुपये मिला, तो 15 रुपये छत्तीसगढ़ को मिल गया, 10 रुपये यूपी को मिल गया, 5 रुपये आंध्र प्रदेश को मिल गया। ऐसे करके तो मूल्य बोला जाए खनिज मूल्य में छत्तीसगढ़ का योगदान तो 15% या फिर 15 रुपये, 15% आपको याद रखना है। भारतीय खनिज मूल्य में छत्तीसगढ़ का योगदान 15%। छत्तीसगढ़ में खनिज का योगदान, छत्तीसगढ़ में तो बोलोगे छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में, छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में, यहाँ पे आप लिखेंगे राजस्व में, छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में योगदान बताइए। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में खनिज राजस्व का योगदान क्या हो जाएगा, तो 27% योगदान है खनिज राजस्व का छत्तीसगढ़ में, ठीक है।
तो बोलो कि हाँ 100 रुपये आया, 100 रुपये में 27 रुपये खनिज का हो गया, बाकी जो बचा वो सारा दूसरी चीज़ से आया है। फिर उसके बाद देखिए 27% या फिर अगर उत्पादन मूल्य पैसे की बात की जाए, 27% हमें समझ में नहीं आया, पैसा बताओ, तो 12,941 करोड़ रुपए हमें खनिज से प्राप्त होते हैं। खनिज राजस्व में खनिजों का क्रम योगदान पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता है या फिर योगदान अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा योगदान खनिज राजस्व में या फिर पैसे में कि सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है खनिजों में, कोयला 37%। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि लोहा, तो लोहा 29%, फिर चूना पत्थर और डोलोमाइट आपको याद रखना है। उसके बाद हमने बात किया कि जो एनएमडीसी है वो एनएमडीसी लौह अयस्क की खुदाई करती है या फिर खनन का कार्य करती है। एससीसीएल कोयला खनन का कार्य करता है। जो सीएमडीसी है वो हीरा, टिन ऐसे उत्खनन का कार्य करते हैं। एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद में है, एससीसीएल का मुख्यालय बिलासपुर में है और सीएमडीसी का जो मुख्यालय है वो है रायपुर में। कहाँ पे है? रायपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है। जो एनएमडीसी है उसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो दंतेवाड़ा में भी है। एससीसीएल का जो क्षेत्रीय मुख्यालय है कहाँ पे है? तो हमने आपको बताया था विश्रामपुर। कहाँ पे? विश्रामपुर सूरजपुर है ना, विश्रामपुर सूरजपुर जिले में स्थित है ये। ठीक है। फिर एससीसीएल की स्थापना 1985 में होती है। सीएमडीसी की स्थापना जून 2001 में स्थापना होती है और ये 100% स्टेट गवर्नमेंट का इसमें योगदान रहता है। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, चल भाई तू खोद ऐसा करके। उसके बाद देखिए हमने बात किया था किसके बारे में, तो कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है। ये जो जगह आपको दिख रहा है ये जगह है कोयला के लिए, ये जगह है ये है यूरेनियम यहाँ पे, और ये मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी दोनों जगह यूरेनियम। ये जो जगह है ये है बॉक्साइट के लिए। फिर और इसके अलावा यहाँ पे, तो यहाँ पे सोना पाया जाएगा। मुख्यतः ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको सोना मिलेगा। यहाँ पे आपको चूना पत्थर मिलेगा। ये जो जगह दिख रहा है ये बीच में, ये पूरा का पूरा जगह, ये जगह चूना पत्थर मिलेगा। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो जगह है यहाँ पे डोलोमाइट मिलता है। क्या? डोलोमाइट मिलता है। ठीक है। लौह अयस्क कहाँ पे? यहाँ पे लौह अयस्क मतलब कवर्धा के इकलामा और चिल्फी घाटी में। इसके अलावा दल्ली राजहरा कांकेर में, दल्ली राजहरा बालोद में है और जो कांकेर का राव घाट में। दल्ली राजहरा और कांकेर दोनों जगह। इसके अलावा दंतेवाड़ा, ये तीनों जगह पे क्या मिलता है? तो लौह अयस्क मिलता है। कोरंडम तो दंतेवाड़ा और बीजापुर में, और टिन तो दंतेवाड़ा और सुकमा में। अभ्रक तो यहाँ पे बस्तर में और इसके अलावा सुकमा में। गरियाबंद में क्या क्या मिला? गरियाबंद में हीरा मिल गया और अलेक्जेंड्राइट मिल गया। सोना कहाँ पे मिला? तो हमने देखा इब नदी, मैन नदी, इसके अलावा ये जो रायगढ़ हो गया, जसपुर हो गया, जसपुर रायगढ़, इसके अलावा यहाँ पे महासमुंद और यहाँ पे बलौदा बाजार। सबसे ज़्यादा सोना कहाँ मिलता है? तो बलौदा बाजार में मिलता है। सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बेसिक देखी थी। अब देखिए आगे हमने उसके बाद बात किया था कोयला के बारे में। कोयला 4 प्रकार के, इंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। गोंडवाना सेल समूह से कोयले का निर्माण होता है। खनिज राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान किसका? तो कोयले का होता है। 37% योगदान कोयले का होता है। भारत में कोयला उत्पादन में रैंक पूछा जाए तो भारत में कोयला उत्पादन का में रैंक अगर छत्तीसगढ़ का पूछा जाए, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो पहला है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है दूसरा। फिर छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन बोला जाए सबसे ज्यादा कौन जिला? तो बोलोगे कोरबा जिला सबसे ज्यादा, फिर रायगढ़ जिला सेकंड नंबर। उसके बाद देखिए कोयला उत्खनन कौन करता है? तो एससीसीएल कोयला उत्खनन कार्य करती है। स्टेब्लिश होती कब इसकी स्थापना होती है? तो 1985 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है एससीसीएल का? तो बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर है। कोयले को काला हीरा बोला जाता है। सर्वाधिक मूल्य की खनिज जो है वो कौन, सबसे ज्यादा राजस्व कौन देता है? तो कोयला देता है ना। इसका रॉयल्टी दर में सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट है लौह अयस्क। फिर जो कोरबा है, कोरबा का कुसमुंडा, गेवरा, दीपिका, ये जो जगह है वो ये जगह जो है वो काहे के लिए फेमस है? तो कोयले के उत्पादन के लिए। इसके अलावा हसदेव घाटी और मांड घाटी, ये जो जगह है ये सारे जगह काहे के लिए? तो कोयले उत्पादन के लिए फेमस है। भारत की सबसे बड़ी भूमिगत यांत्रिक खदान कहाँ पे है? तो मुकुंद घाट कोरबा में स्थित है। इसके अलावा एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा और बलरामपुर, इन जिलों में भी कोयले का उत्पादन होता है। फिर हमने और आगे क्या बात किया? तो सर्वाधिक कोयला उत्पादक कौन से? तो हमने पहले ही देख लिया कोरबा और रायगढ़। फिर भारत के खनिज राजस्व कोयले में छत्तीसगढ़ के कोयले का उत्पादन मूल्य, मतलब भारत के खनिज राजस्व में कोयले का जो भी मूल्य, मान लीजिए कि कोयला यहाँ कुछ पश्चिम बंगाल से आ गया, कुछ उड़ीसा से आ गया, कुछ दिल्ली से आ गया, ऐसे जगह जगह से आ गया। तो अगर मान लीजिए कोयले में हम लोगों को 100 रुपये मिला, कोयले का अलग से हिसाब किताब हो गया। कोयले में 100 रुपये, तो 19 रुपये कोयले को छत्तीसगढ़ से
छत्तीसगढ़ को मिलेगा, भाई छत्तीसगढ़ वालों ने कोयला ज़्यादा दिया है, 19 रुपये दो इनको, है ना। तो प्रतिशत के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। उसके बाद देखिए, और फिर हमने बात किया लौह एस के बारे में। 4 प्रकार के लौह एस के पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट, है ना। छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लौह एस के पाया जाता है। उत्खनन कार्य कौन करता है? एनएमडीसी करता है। भारत के लौह एस्क में छत्तीसगढ़ का योगदान 15% है। उसके छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में जो लोहा है उसका कितना? तो भारत के लौह एस्क में 15%, लेकिन छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में बोला जाए तो 29% इसका योगदान है। अब देखिए, जो लौह एस्क है इसकी इकाई कहाँ कहाँ पे स्थापित हुई है? तो किरंदुल में 1968 में, फिर बचेली में 1980 में, कटे कल्याण में 1988 में, है ना। उसके बाद देखिए, लौह अयस्क कहाँ कहाँ से निकलता है? तो कवर्धा के एकलामा और चिल्फी घाटी से, दल्ली राजहरा से निकलता है, अभी भी निकलता है लेकिन कम निकलता है, इसलिए बोलते हैं रावघाट, बोलते हैं मैं तुमको दूंगा भिलाई स्टील प्लांट, आप टेंशन मत लो। तो रावघाट अब भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क देता है, पहले दल्ली राजहरा देता था। कांकेर का जो रावघाट माइंस है ये भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति करता है। दंतेवाड़ा की बैलाडीले पहाड़ी जो है वहाँ से जो लौह अयस्क निकलता है बहुत अच्छी कोटि का रहता है, और ये विशाखापट्टनम के थ्रू जापान को भेज दिया जाता है। उसके बाद लास्ट स्लाइड है ये, सबसे ज़्यादा लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में? तो दंतेवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क होता है। उसके बाद कांकेर जिले में दूसरा जो ऐसा जिला है जो कि जहाँ से सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता निकलता है। भारत में छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा रैंक है? तो बोलोगे उड़ीसा का फर्स्ट रैंक है लौह अयस्क उत्पादन में, और छत्तीसगढ़ का सेकेंड रैंक है। सारी चीजें क्लियर। अब आपकी अग्नि परीक्षा, चलिए बताइएगा। चलिए दूसरा पहले कलर लेते हैं, ये थोड़ा सा डार्क कलर है, लाइट कलर लेते हैं ना। छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? ठीक है, कौन से प्रकार का लोहा पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, ये बताइए आप। लौह अयस्क पाया जाता है। फिर बताएंगे भारत का कितना प्रतिशत लोहा हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित होता है, और कितना प्रतिशत कोयला हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित होता है, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में खनिज का योगदान बताना है आपको। ठीक है, योगदान बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रम भी बताना है आपको। क्रम बता दीजिए कि सबसे ज्यादा किसका, फिर कम, फिर उसका कम, ऐसे उससे कम बताइएगा, यहाँ पे बताइएगा। 6 क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए, फिर है ना, गोंडवाना सेल से क्या मिलता है? गोंडवाना सेल से कौन सा खनिज मिलता है? कौन सा खनिज गोंडवाना सेल से मिलता है? फिर उसके बाद अब आपको बताना है कि टिन कौन से जिले में मिलता है? हमने आपको बताया है। फिर आपको बताना है कि बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? क्या बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? फिर आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन वाला राज्य, लौह अयस्क उत्पादन वाला राज्य बताइए। ठीक है, ये हो गया। फिर रॉयल्टी दर किसकी सबसे ज्यादा होती है? रॉयल्टी दर सबसे ज्यादा किसकी होती है, ये बताना है आपको। फिर सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला, क्या सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला बताइए। ठीक है, सर्वाधिक लोहा उत्पादक जिला, लौह अयस्क उत्पादक जिला बताइए कहाँ पे है। ठीक है, फिर बताइए आपकी लोहा कहाँ कहाँ से मुख्यतः मिलता है, लोहा कहाँ कहाँ पे मुख्यतः मिलता है। आपको ये भी बताना है कि सबसे बड़ी भूमिगत खदान किसकी है? लौह अयस्क की, काहे की है ना, और है कहाँ पे और काहे की है, ये बताना है। फिर उसके बाद देखिए, SECL की स्थापना कब हुई? SECL की स्थापना और इसका कार्य बताइए।
फिर एनएमडीसी का कार्य बताइए, इसका कार्य बताइए, और इसका हेडक्वार्टर बताइए। इसका भी हेडक्वार्टर आपको बताना है, इसका भी हेडक्वार्टर। फिर सीएमडीसी की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर, और ये किसका, इसका कार्य क्या है, किसका उत्पादन करता है, किसका खनन करता है, ये बताइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, चलिए एक एक करके सब क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बोलोगे कौन से प्रकार का कोयला? बिटुमिनस। कौन से? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला। लौह अयस्क कैसा? तो बोलोगे जो लौह अयस्क है वो हेमेटाइट प्रकार का। कैसे? हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। दोनों आपके सही हो गए होंगे। भारत का कितना प्रतिशत लोहा हमारे छत्तीसगढ़ से मिलता है? तो बोलोगे 15%। कितना? 15%। कोयला कितना? तो कोयला 19%। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में खनिज का योगदान कितना? 27%, है ना। क्रम बता दीजिए। तो बोलोगे सबसे ज्यादा किसका? कोयले का। कितना? 37%। फिर उसके बाद लोहे का कितना? 29%। फिर उसके बाद चूना पत्थर, उसके बाद डोलोमाइट। ये हमने आपको समझाया था। चलिए आगे देखिए। गोंडवाना सेल से कौन सा खनिज? तो बोलोगे कोयला। कौन से खनिज? तो कोयला, है ना। कोयले का बताओ, क्षेत्र बताओ, कोयला कितना? तो बोलोगे 37% अगर कोयले का बोला जाए हमारे छत्तीसगढ़ के राजस्व में 37% जो क्षेत्र उत्पादन मूल्य है वो कोयले का है, ठीक है। फिर टिन का देखिए, है ना। यहाँ पे जो टिन है, टिन का तो बोलोगे दंतेवाड़ा और सुकमा, ये जो जगह है यहाँ पे टिन उत्पादन होता है। बॉक्साइट का तो जो पाट वाला क्षेत्र है, पाट में मतलब आप कहा जाएगा सरगुजा का भी क्षेत्र आ जाता है, सूरजपुर का कुछ क्षेत्र आता है, बलरामपुर का आता है, इसके अलावा जसपुर का। तो पाट प्रदेश आपको याद रखना है। तो भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ से होता है? तो बोलोगे उड़ीसा राज्य। कहाँ से? उड़ीसा राज्य, ठीक है। बताइए कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। रॉयल्टी दर सबसे ज्यादा किसकी? तो बोलोगे लौह अयस्क। किसकी? लौह अयस्क की। सेकंड किसकी? बोलोगे सेकंड है कोयला की। सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला बताइए कौन सा है? तो सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला कौन सा है? तो बोलोगे कोरबा। उसके बाद रायगढ़, ठीक है, याद आया। सर्वाधिक लोहा उत्पादक जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लोहा उत्पादक जिला कौन सा? दंतेवाड़ा, ठीक है। उसके बाद कांकेर। लोहा, है ना। लोहा के प्रकार यहाँ पे बताना था आपको, क्या? लोहा जो है उसी प्रकार। तो बोलोगे अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या पूछ रहा था? यहाँ पे पूछा था कि लोहा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो हमने आपको बताया था कवर्धा का एकलामा और चिल्फी घाटी। फिर उसके बाद हमने बताया आपको दल्ली राजहरा। उसके बाद हमने आपको बताया था दल्ली राजहरा के बाद क्या बताया था? रावघाट बताया आपको। रावघाट के बाद दंतेवाड़ा का बैलाडीला। सबसे बड़ी भूमिगत खदान कहाँ पे? तो बोलो कि मुकुंद घाट कोरबा। और काहे की? तो कोयले की है, कोयले की। किसकी? कोयले की। फिर उसके बाद देखिए लास्ट स्लाइड। एससीसीएल की स्थापना कब? तो 1985। और बिलासपुर में इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिलासपुर में है। और इसका कार्य क्या है? कोयला उत्खनन। फिर एनएमडीसी का लौह उत्खनन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम। कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। फिर सीएमडीसी की स्थापना कब होती है? जून 2001 में। कब? जून 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ है सीएमडीसी का? तो बोलोगे रायपुर में है। कहाँ पे है? रायपुर में है। फिर इसका कार्य कहाँ पे है? तो बोलोगे इसका कार्य क्या होता है? तो हीरा, टिन आदि का उत्खनन करना, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें हमने आपको समझाई हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें जो फैक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमी से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ना, बहुत लेट नाइट हो गया। यहाँ पे लगभग 2 बज रहे हैं अभी, तो आँख भी मेरी चल रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्लास को बंद करेंगे। जो बची हुई चीज़ें हैं उसको हम क्या करेंगे? दूसरी क्लास में कवर करेंगे। धन्यवाद।